दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जो हमारा एसआई का सेशन चल रहा है उसके संबंध में फिर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आपका हमदर्द, आपका दोस्त, आपका भाई। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है संसदीय प्रणाली की क्या विशेषताएं होती हैं और ठीक है उसके बारे में हम आज देखेंगे। दोस्तों, ये साहिल लुधियानवी का शेर है कि ले देखे अपने पास फकत एक नज़र तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी और की नज़र से। तो दोस्तों, जीवन आपका है, ठीक है, दिल आपका है, विचार आपके हैं। तो आप फिर भीड़ के अनुसार क्यों चुनाव करें अपने लक्ष्यों का। दोस्तों, अपनी दिल की सुने और अपनी नज़रों के अनुसार जो आपको उचित लगे या जीवन में जो करना हो उसके अनुसार चलते रहें। आप इस बात की कोई भी चिंता ना करें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, किस प्रकार से आपका मूल्यांकन करते हैं। ये सब बेमानी बातें हैं दोस्तों, क्योंकि काम आपको करना है, जीवन आपका है, आपके लक्ष्य आपके हैं, तो फिर आप अपने अनुसार ही चलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, संसदीय प्रणाली। ठीक है, संसदीय प्रणाली की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, सबसे पहले तो क्या है दोस्तों कि जो कानून निर्माण कौन किसके जो प्रक्रिया किसकी है, संसद का है कि संसद क्या करेगी, कानून का निर्माण करेगी। अब संसद के कितने घटक हैं, तो संसद में जो लोअर सदन के रूप में हम लोकसभा को जानते हैं, उच्च सदन के रूप में राज्यसभा को जानते हो, प्रेसिडेंट होता है दोस्तों। इन तीन एलिमेंट से लेकर संसद का निर्माण होता है। अब इसकी विशेषताओं के बारे में देखते हैं कि नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका की जो राष्ट्रपति होता है, ठीक है, राष्ट्रपति नाम मात्र का या औपचारिक रूप से कार्यपालिका, कार्यपालिका से तात्पर्य होता है दोस्तों कार्य करने वाली संस्था, ठीक, या बॉडी। तो जो कार्यपालिका है कि एक नाम मात्र से कार्य करने वाला है, औपचारिक रूप से मान ले, और एक वास्तविक रूप से। तो राष्ट्रपति क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका है कि काम होगा, ठीक है, उनके नाम से काम होगा, लेकिन कर्ता वो ना नहीं रहेंगे। मतलब काम पे उनकी मुहर रहेगी, उनके सिग्नेचर रहेंगे कि उक्त व्यक्ति ने काम किया है, लेकिन कर्ता कौन रहेगा दोस्तों, कौन रहेगा कर्ता, कर्ता कौन रहेंगे, प्रधानमंत्री रहेंगे। तो जो राष्ट्रपति है वो नाम मात्र के हैं, और जो प्रधानमंत्री है वो वास्तविक रूप से कर्ता होते हैं और सरकार के भी क्या प्रमुख होते हैं। फिर क्या लिखा है कि अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह माननी होती है। कि राष्ट्रपति जो औपचारिक प्रमुख होता है, जब वो करता नहीं है, ठीक, करता नहीं है, तो फिर कैसे काम करेगा। तो क्या लिखा गया है, 74 में ये बात स्पष्ट रूप से उल्लेखित की गई है कि जो प्रधानमंत्री जिस सरकार की अध्यक्षता करता है और उसके अंडर में जो मंत्रिपरिषद है, ये जब राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, तो राष्ट्रपति क्या होगा, सलाह माननी पड़ेगी। ठीक, सलाह माननी पड़ेगी, क्योंकि कर्ता वास्तविक रूप से कौन है दोस्तों, प्रधानमंत्री, और उनकी मंत्रिमंडल है, ये संपूर्ण देश का संचालन करती है। फिर इसकी दूसरी क्या विशेषता है, पहला क्या है, नाम मात्र की और वास्तविक कार्यपालिका, ठीक है। दूसरा क्या है, बहुमत दल का शासन। लोकसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले दल सरकार बनाता है, ठीक है दोस्तों। कि जो हमारे लोकसभा का जो चुनाव होता है, तो जिसमें 273 प्लस 272 प्लस सीटें जिनको मिलती हैं, ठीक है, वो सरकार का क्या कर देता है, गठन कर देता है। ठीक, सरकार का गठन करता है। मतलब बहुमत से तात्पर्य होता है दोस्तों कि जैसे 100 सीटें हैं, तो इसका आधा आधा कितना हो जाएगा, 50-50, और 50 से जिसने भी ज़्यादा लिया आएगा वो बहुमत दल हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो 272 545 का आधा, ठीक है। सामूहिक तो बहुमत वाला सरकार बनाता है, प्रधानमंत्री बहुमत दल, ठीक है, जो बहुमत प्राप्त करता है, जैसे वर्तमान में जो एनडीए है या भाजपा है, इनको क्या है, बहुमत है। तो उस नेता होता है प्रधानमंत्री उस दल का, जिसे राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। तो दूसरा क्या है, बहुमत दल का शासन रहेगा, और बहुमत दल का नेता कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। फिर तीसरा क्या है, सामूहिक उत्तरदायित्व। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। कि जो मंत्रिपरिषद होती है दोस्तों, मंत्रिपरिषद में तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, ठीक, राज्य मंत्री होते हैं, और उपमंत्री। ठीक, इन तीनों से मिलके क्या होती है, मंत्रिपरिषद का क्या होता है दोस्तों, गठन किया जाता है। तो ये सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है। मतलब इसका होता है कि अगर ये कोई काम करते हैं और काम अगर वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुकूल नहीं है, तो क्या रहेगा, विपक्ष के द्वारा, या उन्होंने किसी प्रकार का उल्लंघन किया है, भ्रष्टाचार किया है, संविधान में उल्लंघन करने की चेष्टा की है,
तो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाएगा, इसके बारे में हम दोस्तों बाद में पढ़ेंगे। और अगर ये संसद में दोनों सदनों में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना है। अगर एक व्यक्ति मतलब एक मंत्री, चाहे वो कैबिनेट का हो, चाहे वो राज्य मंत्री हो, चाहे उपमंत्री, इसमें से किसी एक मंत्री द्वारा भी कुछ ऐसा कृत्य कर दिया जाता है कि जो घोर संवैधानिक है या संवैधानिक प्रावधानों को उल्लंघन करता है या घोर अमानवीय है, तो जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उनके विरुद्ध में कि आपने ये क्यों किया, मतलब सर जनता का आप पे ट्रस्ट नहीं है, और वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, तो एक व्यक्ति के कारण भी क्या हो जाएगा, सबको त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब सरकार क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, सरकार क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। इसलिए यहाँ क्या है, सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है। ठीक है, एक व्यक्ति के भी कृत्य करने पे या एक मंत्री के भी कृत्य करने पे क्या हो जाता है, पूरी जो है सरकार भंग हो जाती है। अगला देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो है नवीन संसद भवन है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बना है। ये पुराना संसद भवन है, इसे संविधान सदन के रूप से नाम दे दिया गया है। फिर अगली जो विशेषता है दोस्तों कि राजनीतिक एकरूपता है, कि मंत्रिमंडल के सदस्य आमतौर पर एक ही राजनीतिक दल के होते हैं और समान विचारधारा साझा करते हैं। जैसे दोस्तों ये तीन कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीनों दोस्तों क्या होते हैं, एक ही जो सरकार बनती है या मंत्रिमंडल होता है, उसमें क्या है, लगभग क्या रहते हैं, एक ही दल के होते हैं। जैसे वर्तमान में एनडीए है, शासन में एनडीए जो गवर्नमेंट है, तो एनडीए में क्या है, बहुत से दल हैं, लेकिन लगभग लगभग दोस्तों उनकी क्या है, विचारधारा में क्या है, समानता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है दोस्तों, टकराव की स्थिति नहीं होती। ये हमारे क्या है, संसदीय प्रणाली की एक अच्छी विशेषता है। फिर दोहरी सदस्यता, मंत्री विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं। कोई मंत्री 6 महीने तक संसद सदस्य नहीं रह सकता, उसे पद छोड़ना पड़ता है, कोई भी मंत्री। ठीक है, तो विधायी का क्या होता है कि संसद के जो सभी सदस्य रहेंगे, जैसे कि 543 जो सदस्य हैं हमारे लोकसभा में, ठीक है, 543, तो ये जो विधायिका के सदस्य कहलाएंगे सभी। कार्यपालिका क्या होगी कि जो 543 में जो सरकार बनाएंगे या मोदी जी के साथ जितने भी लोग हैं, ठीक, मोदी जी के साथ जितने भी लोग हैं वो क्या कहलाएगा, कार्यपालिका कहलाएगी या सरकार कहलाएगी। विधायिका मतलब सभी सदस्य आ जाएंगे, वो विपक्ष भी आ जाएगा, सपा का भी आ जाएगा, बसपा का भी आ जाएगा, आम आदमी पार्टी के भी, तो वो क्या है, विधायिका कहलाएगी या संसद कहलाएगी। और कार्यपालिका उनमें से जो सरकार बनाते हैं, जिनके पास बहुमत होता है, वो क्या है, कार्यपालिका कहते हैं। तो जैसे कोई सांसद, ठीक है, जैसे कोई सांसद मंत्री बना है तो वो कार्यपालिका तो है, साथ साथ क्या विधायिका भी क्या होता है, सदस्य होता है, मतलब सांसद कहलाता है। तो दोनों के सदस्य होते हैं। ठीक है, कोई भी मंत्री 6 महीने तक संसद का सदस्य नहीं रहता तो उसे पद छोड़ना पड़ता है। मान के चलो दोस्तों कि आपकी पहुंच अच्छी है, ठीक है, आपकी क्या पहुंच अच्छी है, ठीक है, आपकी पहुंच अच्छी है, आपके मोदी जी से अच्छे व्यवहार है, तो मोदी जी आपको क्या कर सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं। ठीक, आप एक अच्छे रुतबेदार बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो मोदी जी आपको मंत्री बना सकते हैं, बशर्ते 6 महीने के अंतर का आपको 6 महीने के अंदर कहीं से चुनाव जीत के आना पड़ेगा, चुनाव जीतना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप संसद के सदस्य नहीं है, ना लोकसभा के ना राज्यसभा के, लेकिन 6 महीने के आपको क्या करना का, चुनाव जीत के आना पड़ेगा, ये बात लिखी गई है। तो दोहरी सदस्य से समझ गए दोस्तों कि जो क्या रहता है, इसमें विधायिका और कार्यपालिका दोनों के सदस्य होते हैं, तो इससे क्या होता है, टकराव की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। फिर अगला क्या है कि प्रधानमंत्री का नेतृत्व, प्रधानमंत्री सरकार, संसद और सत्तारूढ़ दल तीनों का नेता होता है। सरकार, ठीक है दोस्तों, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, संसद, संसद मतलब 543 जो सांसद है, और सत्तारूढ़ दल, जैसे भाजपा भी क्या है, सत्तारूढ़ दल है। इन तीनों का नेता कौन है दोस्तों, मोदी जी है। अगर कोई घटनाक्रम होता है तो ये जवाब देने के लिए ये इस प्रकार से क्या हो, उपस्थित होते हैं। ठीक है, और ये जितने जो सभी सांसद हैं, इनको गाइडलाइन प्रदान करते हैं या समय सीमा कि आप अपना काम सुचारू रूप से गतिशील रखिए। फिर क्या होता है, लोकसभा का गठन, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति क्या करता है, लोकसभा को भंग कर देता है। लोकसभा क्या होता है दोस्तों, ये क्या है, हमारे जो संसदीय व्यवस्था का क्या है, लोअर सदन है, ठीक है, निचला सदन है।
जो भंग हो जाता है हर 5 वर्ष में, या 5 वर्ष से पहले भी अगर प्रधानमंत्री कहता है कि आप भंग कर दीजिएगा किसे, राष्ट्रपति को। और जो राज्यसभा है दोस्तों, वो भंग नहीं होता है, ठीक है, स्थायी सदन है। तो राष्ट्र प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को कभी भी भंग कर सकती है और चुनाव करने का कह सकते हैं। ये अच्छी विशेषता है दोस्तों। फिर गोपनीयता, मंत्री गोपनीयता की शपथ लेते हैं और अपनी कार्यवाही को सार्वजनिक नहीं कर सकते। तो दोस्तों जो हमारे जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, सभी प्रकार के मंत्री, वो अपने काम को पब्लिक में उजागर नहीं करेंगे, या कोई विदेश मंत्रालय से संबंधित कोई सूचना हो, या रक्षा मंत्रालय से संबंधित खरीद से संबंधित जो सूचना है कि जो काफ़ी ज़्यादा गोपनीय आवश्यक रखा जाना चाहिए, ठीक है, प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, उन्हें क्या कर सकते, उजागर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व की हमने यहाँ पे बात की है। अब गुण, अब गुण, गुण से तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? गुण मतलब अच्छी बात। जैसे और जो एक व्यक्ति बहुत गुणी है, गुणी है मतलब बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही हमारे संस्कृति व्यवस्था की कौन सी अच्छी बातें हैं, ठीक है, उसके बारे में बात की गई है। जैसे दोस्तों कोई पढ़ने में बहुत गुणी होता है, ठीक है, कोई बात करने में बहुत गुणी होता है। तो अब देखते हैं कि हमारी जो संसदीय प्रणाली के कौन कौन से गुण हैं। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य सामंजस्य, ठीक है दोस्तों, कि जो संसद के सदस्य जो होते हैं वही कार्यपालिका का निर्माण करते हैं, तो दोनों में सहयोग और संतुलन बना रहता है, ठीक है। मतलब जो लोकसभा के सदस्य है या राज्यसभा के सदस्य है, वही क्या बनते हैं, मंत्री बनते हैं। तो दोनों के सदस्य रहते हैं, तो दोनों में क्या रहता है, सामंजस्य बना रहता है। फिर उत्तरदायी सरकार, मंत्री संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, जैसे सरकार अधिक क्या करती है, पारदर्शी बना के रखती है। जैसे दोस्तों कुछ हो जाता है, या वित्त मंत्री कुछ भी ऐसा बजट पेश करता है, टैक्स ज़्यादा बढ़ा देता है, तो जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को विपक्ष द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपने क्यों किया है, उत्तरदायित्व है आपका, आप जवाब दीजिए, तो उन्हें क्या जवाब देने के लिए पेश किया जाता है। फिर तानाशाही की रोकथाम, कार्यपालिका की शक्ति एक व्यक्ति के बजाय मंत्रिपरिषद में है, ठीक है दोस्तों। तो क्या आपको, क्या मोदी जी, ठीक है, मोदी जी ही पूरा सरकार चला रहे हैं क्या दोस्तों? बिल्कुल नहीं, ठीक है। मोदी जी के साथ कौन है, राजनाथ सिंह जी है, अमित शाह जी है, ठीक है, जेपी नड्डा जी है, मनसुख मांडविया जी है। तो दोस्तों क्या है, शक्ति है जो क्या बटी हुई है, शक्ति हुई बटी है। तो इससे क्या होता है दोस्तों, तानाशाही उत्पन्न नहीं होती है। जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय का काम करेगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर उनके मंत्रालय का काम करेगा। तो इससे क्या होता है, एक व्यक्ति में जब जो शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता विभिन्न व्यक्तियों में बांट दी जाती, तो तानाशाही उत्पन्न नहीं होती। वैकल्पिक सरकार क्या है, यदि सत्तारूढ़ दल बहुमत खो देता है तो विपक्षी दल को सरकार बनाने का अवसर मिलता है, ठीक है दोस्तों। कि जैसे मान के चलो कि भाजपा के अगर बहुमत खो जाता है, उनके सांसद दूसरे दल को समर्थन दे देते हैं, तो विपक्ष से क्या पूछा जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, आप अ, सरकार बनाने का दावा पेश करते हैं, अगर दावा पेश करते हैं तो उन्हें अनुमति दी जाएगी कि वो अपना बहुमत सिद्ध करें। व्यापक प्रतिनिधित्व क्या है, सरकार के सभी वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करता है। देखते हैं दोस्तों कि जो किरेन रिजिजू है, ठीक है, ये असम से आते हैं, ठीक है, ये भी कहाँ सरकार में है। दक्षिण भारत से भी जो सांसद है वो हमारी सरकार में है। जम्मू कश्मीर से ले लें, यूपी से ले लें, महाराष्ट्र से लेके, तो सभी राज्यों का क्या है, प्रतिनिधित्व है, ठीक है। तो ये हमारे संसद की क्या है, विशेषता है संसदीय प्रणाली की। अब देखो दोस्तों, किसी व्यक्ति में कुछ अच्छी बातें होते थे, कुछ थोड़े अवगुण भी मौजूद होते हैं, क्योंकि परफेक्ट होना तो एक सामान्य जीवन में क्या है, अ, एक बड़ा विषय है। तो दोस्तों इसी प्रकार हमारे जो संसदीय प्रणाली के भी क्या है, कुछ दोष हैं। क्या है देखते हैं अब, कि अस्थिर सरकार है, गठबंधन सरकार है, बहुमत होने सरकार गिर सकती है। जैसे दोस्तों अभी जो है एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये इनकी बहुमत से इनने क्या किया है, सरकार बनाई, ठीक है, बहुमत है गठबंधन से। एनडीए में बहुत से दल हैं दोस्तों, ए बी सी डी, इन्होंने सभी ने मिलकर क्या किया है, सरकार का निर्माण किया है। तो जब दोस्तों मान के चलो ये तीन दल क्या बोलते हैं कि हम हमारा जो अ, आपको सहयोग है वो वापस लेते हैं, तो केवल एक सरकार बहुमत सिद्ध नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक दल के पास यहाँ पे बहुमत नहीं है, तो क्या हो जाएगी, सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो ये एक चिंता का विषय है, क्योंकि हम हजारों करोड़ों रुपए चुनाव पे खर्च करते हैं, अगर सरकार गिर जाएगी तो क्या करना पड़ेगा, फिर से चुनाव करना पड़ेगा। तो हमारा जो टैक्स है, हमारी जो मेहनत का पैसा दिया जाता है, वो फिर से चुनाव में क्या हो जाएगा, खर्च हो जाएगा। इसलिए
ये चिंता का विषय है। फिर नीतियों में निरंतरता का, सरकार बदलने पर नीतियाँ बदल जाए। 5 साल देखें दोस्तों कि आपको कि भाजपा की सरकार है, फिर दूसरे दल की सरकार आ जाएगी तो वो क्या करेगी, फिर अपने हिसाब से नामों का परिवर्तन करेगी, अपने हिसाब से नीतियों को लाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, फिर निरंतर नहीं रहेगी। फिर तीसरा क्या है, मंत्रिमंडल की तानाशाही। बहुमत होने पर मंत्रिमंडल अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे एनडीए है, एनडीए में बहुत सारे दल क्या है, गठबंधन करके सरकार बना रहा है। इन्होंने बहुमत सिद्ध करा सभी दलों ने। अब इसमें अगर एक बात आती कि ये गठबंधन में भाजपा भी एक दल है, ठीक, भाजपा एक दल है। अगर भाजपा को बहुमत मिल जाता, अकेले को भाजपा को बहुमत मिल जाता है, मतलब 273 सीटें मिल जाती है, तो इससे क्या हो जाता है दोस्तों, तानाशाही उत्पन्न हो जाती है। वो अन्य दलों की अनदेखी करने लगती, क्योंकि उनको जो जरूरी बहुमत है उनके पास है, तो वो फिर क्यों सहयोग ले। इसलिए इसकी आलोचना यहाँ भी की जाती है। फिर शक्ति पृथक्करण का अभाव। विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इससे शक्ति संतुलन प्रभावित होता है। यही बात है कि दोस्तों जो एमएलए हैं कोई मंत्री बन जाते हैं तो शक्ति बटी हुई दिख ही नहीं रही है ना, वो तो एक दूसरे से क्या है, एकीकृत नजर आ रही है। इसलिए पृथक्करण जो हमारे संविधान की विशेषता है वो उजागर नहीं हो पा रही। अनुभवहीन सरकार। मंत्री अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ नहीं होते, प्रशासनिक कार्यों में कमजोर हो सकते हैं। ठीक है कि जो मंत्री रहते हैं उनमें पढ़े लिखने के जो उनके शैक्षणिक योग्यता का कोई प्रावधान स्पष्ट रूप से नहीं किया गया कि इतने मैट्रिक होना चाहिए या पोस्ट मैट्रिक होना चाहिए या ग्रेजुएट होना चाहिए। इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है कि आप भी जनप्रतिनिधि बन सकते हैं। कोई चौथी क्लास पढ़ा व्यक्ति भी क्या होता है, जनप्रतिनिधि बनता है, तो उससे क्या होता है, विशेषज्ञता नहीं आती है, अनुभवहीन सरकार का निर्माण होता है। इसलिए आलोचना का एक विषय है। फिर अब बात आती कि इतनी सारी समस्याएं हैं, ठीक है दोस्तों, तो फिर हमने कुछ गुण है, ठीक है, कुछ गुण है, कुछ दोष है, तो हम इसी व्यवस्था पे क्यों मौजूद है, इसी व्यवस्था पे क्यों मौजूद है, ये आपके मन में प्रश्न आना चाहिए दोस्तों, क्यों है। हम दूसरा है जो राष्ट्रपति शासन व्यवस्था जो अमेरिका में प्रचलित है, जहाँ डोनाल्ड ट्रंप अभी वहाँ के राष्ट्रपति, उसको भी तो अपना सकते हैं, फिर क्यों नहीं अपनाया हमने। तो उसके कारण है दोस्तों, देखते हैं कि प्रणाली से परिचय। ब्रिटिश शासन के दौरान संसदीय प्रणाली का अनुभव किया, तो दोस्तों आपको पता होगा 1660 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, ठीक, और उन्होंने 1947 तक भारत में शासन किया। तो इस दौरान भारतीयों ने इस पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था को अपनी नज़रों से देखा था, तो इससे क्या थे, परिचित थे। ठीक है, तो जिस जिस पे दोस्तों हम क्या रहते हैं, परिचित होते हैं, अजान पहचान का उस पर जिस प्रकार से विश्वास कर लेते हैं, इसी प्रकार से हमने क्या करा है, इस प्रणाली पे पूर्णतः आत्मा से या पूरी श्रद्धा से विश्वास कर लिया था, इसलिए हमने इसी प्रणाली को अपनाया। फिर दूसरी क्या बात, अधिक उत्तरदायित्व है। संसदीय प्रणाली में सरकार जनता और संसद के प्रति अधिक उत्तरदायित्व होती है। ठीक, सरकार जो रहेगी जनता और संसद, ठीक है, अगर सरकार कोई गलत काम करती है या कानूनों को उल्लंघन का प्रयास करती है या अवैधानिक कानून का निर्माण करती है, जैसे कृषि कानून है, ठीक है, कृषि कानून है तो उसे रद्द करना पड़ा, क्योंकि जनता उससे क्या थी दोस्तों, हाँ, उसके विरोध में थी। फिर क्या, विधायिका कार्यपालिका संघर्ष से बचाव। कि राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में जो राष्ट्रपति अमेरिका की प्रणाली है, यूएसए की, उसकी तुलना में संसदीय प्रणाली में विधायिका और कार्यपालिका में टकराव की संभावना कम होती, क्योंकि जो विधायिका के सदस्य रहते हैं दोस्तों, वही क्या रहते हैं, कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। भारतीय समाज की प्रकृति। भारतीय समाज विविधता और बहुलवाद से, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ देखो तमिलनाडु से लेकर कन्याको वो जम्मू कश्मीर तक, और इधर गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हम देखते हैं कि जलवायु में विविधता है, प्रजाति में विविधता, खान पान में विविधता है, रहन सहन में विविधता है। तो ये विविधता को अगर देखा जाए तो किस व्यवस्था के द्वारा पूर्ण किया जा रहा था, तो वो था संसदीय व्यवस्था। ठीक है, संसदीय व्यवस्था ही इस विविधता का कह रही थी, पूर्णतः प्रतिनिधित्व कर रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर से भी सांसद आ जाते हैं, ठीक, जम्मू कश्मीर से, अरुणाचल प्रदेश से, तमिलनाडु से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, तो सभी की जो विशेषता को अच्छी तरीके से उल्लेखित करने वाली प्रणाली कौन थी, संसदीय, इसलिए हमने इसे अपना लिया। अब हम देखते हैं कि जो हमने जो प्रणाली अपनाई है, ये ब्रिटिश प्रणाली दोस्तों, ठीक है, ये कौन सी है, ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट। यहाँ से दोस्तों हमने हमारी संसदीय व्यवस्था को अपना लिया है, ठीक है।
ये ब्रिटिश संसद है और ये हमारी पुराना संसद भवन है, नवीन संसद भवन है। तो जब हमने ये संसद अपना लिया तो क्या दोनों में समानता है या असमानता है? आपके मन में ख्याल आया होगा कि दोनों इक्वल है या जैसा ब्रिटेन में है वैसे ही हमारे यहाँ। नहीं दोस्तों, इसमें क्या कुछ मूलभूत अंतर है वो देखते हैं कि भारत, ठीक है, और ब्रिटेन। भारत की जो प्रणाली है गणतंत्रीय है, गणराज्य से संबंधित होता है दोस्तों। कि जो हमारा जो देश का सर्वोच्च प्रमुख रहेगा, सर्वोच्च प्रमुख क्या रहेगा, वो क्या रहेगा दोस्तों, चुन के आएगा, चुन के बनेगा, ठीक, या चुनाव द्वारा जिसका चुना जाएगा, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में क्या है दोस्तों, राजा या महारानी का शासन है वहाँ पे। तो वो क्या है, एक वंशानुगत, ठीक है, राजतंत्र है, वंशानुगत है कि इसी परिवार का सदस्य क्या रहेगा, वहाँ का सर्वोच्च प्रमुख बनेगा। क्या दोस्तों हमारे यहाँ ऐसा होता था? नहीं, इससे पहले हमारे यहाँ दोस्तों कौन थे, एक अलग व्यक्ति क्या थे, जो अ, देश के राष्ट्रपति थे, और वर्तमान में जो अलग व्यक्ति क्या है, क्या वो एक ही परिवार से है? बिल्कुल नहीं। फिर राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति, ठीक है, और यहाँ राजा रानी क्या रहेंगे, वंशानुगत रहेंगे। फिर सर्वोच्चता, यहाँ हमारे देश में संविधान सर्वोच्च है, ठीक है, कि अगर किसी प्रकार का उल्लंघन होता है, सरकार ज़्यादा हस्तक्षेप करती है, तो फिर क्या संविधान की ओर देखा जाएगा कि संविधान में किसके बारे में क्या लिखा गया है। जबकि ब्रिटेन में क्या, संसद ही सर्वोच्च है, मतलब संसद ही कुछ भी कर सकती है ब्रिटेन में, जबकि भारत में संविधान ही सर्वोच्च है, ठीक है। तो भारत में संविधान की सर्वोच्चता है, ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता है। मंत्रियों की नियुक्ति, गैर सांसद भी मंत्री बन सकते, 6 महीने के क्या होता है, चुन के आना उनको अनिवार्य है, संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ठीक है, गैर मंत्री जैसे आप भी दोस्तों क्या बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, बस मोदी जी से आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए। लेकिन आपको 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा से चुन के आना पड़ेगा, या चुनाव प्रक्रिया द्वारा, या फिर राज्यसभा से आपको मनोनीत होना पड़ेगा। ठीक, राज्यसभा से मनोनीत होना पड़ेगा, तो ही आप 6 महीने से अधिक मंत्री रह सकते हैं। जबकि ब्रिटेन में केवल संसद के सदस्य ही मंत्री बन सकते हैं, ठीक है, मतलब जो चुन के आया है वो ही मंत्री बनेगा, मनोनयन वाला नहीं बनेगा। कानूनी उत्तरदायित्व, मंत्रियों को कोई कानूनी उत्तरदायित्व नहीं है। यहाँ दोस्तों मंत्रियों का कानूनी उत्तरदायित्व नहीं है, मतलब मंत्रियों का सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व है, ठीक है, मोदी जी अकेले नहीं, पूरी सरकार जिम्मेदार होती है। जबकि ब्रिटेन में मंत्रियों का कानूनी उत्तरदायित्व मतलब मोदी जी पर्टिकुलर भी उत्तरदायित्व है, या हम बात करें रक्षा मंत्री या गृह मंत्री, ये व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायित्व होते हैं। जबकि भारत में पूरी सरकार सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होती है, ठीक है। शैडो कैबिनेट की कोई प्रणाली नहीं, विपक्ष शैडो कैबिनेट बनाई जाती है। शैडो कैबिनेट क्या होता है कि दोस्तों कुछ विशेष जो विपक्षी लोग होते हैं उनके द्वारा जो मंत्री जैसे संगठन निर्माण कर लिया जाता है कि जो सरकार की निगरानी करता है और कानून निर्माण में क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, वो क्या कहलाएगा, शेड्यूल कैबिनेट। तो ये ब्रिटेन में ये प्रणाली प्रचलित है, विपक्ष द्वारा बनाई जाती है, जबकि भारत में कोई शेड्यूल कैबिनेट नहीं होती। हमारे यहाँ केवल एक तरीके से पूर्णतः विपक्ष होता है और विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है। विपक्ष का नेता वर्तमान में कौन है दोस्तों, राहुल गांधी। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं दोस्तों। ये संवैधानिक प्रमुख पद है, संवैधानिक प्रमुख का पद होता है। इन्हें जो कैबिनेट मंत्री के, ठीक है, कैबिनेट मंत्री के दर्जा प्रदान होता है, ठीक है, आपको ये याद रखना। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भारत की संसदीय प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में अंतर आपको समझ में आया होगा कि हमारे यहाँ पे गणराज्य है और वहाँ पे कौन होता है, राजतंत्र होता है। हमारे यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है तो वहाँ पे संसद है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति होता है तो वहाँ पे राजा रानी होते हैं। ठीक है दोस्तों, सारांश में भारतीय संसदीय प्रणाली, उत्तरदायी सरकार विधायिका कार्यपालिका के सामंजस्य को बढ़ावा देती है। हालांकि यह प्रणाली अस्थिरता, नीतिगत निरंतरता के अभाव, ठीक है, अस्थिरता मतलब कभी भी इसका विघटन हो सकता है, नीतिगत निरंतरता 5 साल के बाद सरकार परिवर्तित हो सकती है, के अभाव जैसी चुनौतियों का सामना करती है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश मॉडल पर आधारित है, लेकिन इसमें क्या है, मौलिक अंतर है। दोस्तों आपको अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा होगा तो कृपया भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके दोस्तों से कह दीजिएगा कि आपको ऐसा ही बनाने के लिए आपका दोस्त, आपका भाई, ठीक है, आ गया है जो आपको रेगुलर पढ़ा रहा है। तो दोस्तों मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि आपकी हर तमन्नाएं जल्द से जल्द मुकम्मल हो,
और ईश्वर आपको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। दोस्तों जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।